ये आपका हरियाणा प्रदेश किसानों, जवानों, पहलवानों का प्रदेश है। यहाँ आकर बहुत खुशी होती है, बहुत गर्व महसूस होता है। दिल्ली तो पास में ही है, आना जाना काफी हो जाता है। मेरे बच्चे गुड़गांव में पढ़े, मेरा अपना भी अनुभव है आपके प्रदेश का। मेरी बहनें बैठी हैं। कुछ सालों पहले, लगभग 8 साल पहले, मेरी बेटी शायद 15-16 साल की थी, तब वो हरियाणा प्रदेश के लिए बास्केटबॉल खेली। तो वो भी खेल कूद में तेज है। जब उसको यहाँ आना था एक कैंप के लिए, सर्दी का समय था, मैं भेजना चाह रही थी कि जाए, बाकी बच्चों के साथ अच्छी तरह से खेले, सीखे। तो मैंने कहा मैं छोड़ आती हूँ। मैं यहाँ आई, सोनेपत के पास एक जगह थी जहाँ पे स्कूल में एक कैंप था, कोचिंग का कैंप था। तो सुबह छोड़ना था और शाम को बेटी को घर ले जाना था। तो मैंने सोचा अगर मैं कैंप में जाऊंगी तो सबको पता चलेगा कि ये किसकी बेटी है। तो मैंने सोचा कि इससे अच्छा मैं थोड़ा दूर उसको छोड़ देती हूँ और वो चली जाएगी और शाम को मैं आके ले लूंगी, तो किसी को पता नहीं चलेगा कि मेरी बेटी है। सब की तरह समान तरह से उसके साथ व्यवहार होगा। तो मैंने बेटी को छोड़ दिया सुबह पाठशाला में। यहाँ सोनेपत के पास एक सरकारी पाठशाला थी शायद, और मैंने सुरक्षा कर्मियों को कहा कि अपनी गाड़ी हम किसी खेत के पास लगा देते हैं, गाड़ी में रुक जाएंगे पूरे दिन। तो बैठी थी मैं गाड़ी में, कुछ 1-2 किलोमीटर दूर था पाठशाला से, और मैंने खेतों में देखा कि एक दादाजी खेत में काम कर रहे हैं। तो मैंने सुरक्षा कर्मियों को कहा आप यहीं ठहरो, मैं जाके जरा बात करती हूँ। मैं चली गई खेत में उनसे बात करने के लिए। उन्होंने मुझे पहचाना नहीं, सुरक्षा कर्मी दूर थे। बातचीत हुई, मैंने कहा मुझे सिखा दीजिए कटाई करना। कटाई कर रहे थे तो थोड़ा सिखाया मुझे, थोड़ी सी कटाई मैंने उनके साथ कर ली। उन्होंने सोचा होगा ये शहर की लड़की है, थक गई होगी, धूप बहुत है। तो कहा कि बेटा घर चलो मेरे साथ, घर में चाय पिलाएंगे, थोड़ा सा आराम कर लेना। मुझे भी लगा कि पूरे दिन इंतज़ार करना है, तो चलो इन्हीं के घर चले जाती हूँ, दादू जी के साथ चली जाऊँगी, वहीं बैठ जाऊँगी, पूरा दिन इंतज़ार करना है मुझे। तो दादू के साथ मैं घर चली गई। मुझे घर ले गए अपने। घर में दादी जी थीं, छोटे छोटे बच्चे थे, बहुएं थीं। मुझे खाना खिलाया, पराठे बनाए, चाय पिलाई, सारी बातें बताई कि कौन कहाँ पढ़ता है, कौन किसकी नौकरी कहाँ है, सारी चीज़ें मुझे एकदम अपना लिया। मतलब अभी अभी मिले थे, मुझे जानते नहीं थे, अपने परिवार समान घर ले गए, अपनाया। मुझे भी बहुत अच्छा लगा, खूब बातें हुई कि किस तरह से क्या करते हैं, क्या होता है, अपना जीवन कैसे गुजारते हैं। तभी 4-5 घंटे बीत गए, मुझे पता भी नहीं चला। 4-5 घंटों बाद उनका बेटा घर आया। अब इत्तेफाक से उनके बेटे ने रायबरेली में काम किया था, तो मुझे देखते ही पहचान लिया और कहा कि आप तो प्रियंका हैं। तो अब मैंने कहा नहीं था, मैंने कुछ कहा नहीं था उनको, तो मुझे भी अचानक मुझे लगा, मैंने कहा हाँ। तो फिर तो सबने और भी गले लगाया, और फिर दादी जी की बात की, पिताजी की बात की, और हमारी एक दोस्ती हो गई। देखिए 8 से 10 साल बीत गए हैं। जब जब मेरी रैली आसपास लगती है तो उनका बेटा मनोज कभी कभी दादू जी को ले आते हैं मेरे से मिलने, कभी कभी मेरे घर भी आते हैं। जब जब मेरे घर आए तब कभी खाली हाथ नहीं आए, गन्ना लाए, घी लाए, बच्चों के लिए कुछ ना कुछ लाए, कपड़े लाए। और दादी जी सीधे मेरी रसोई में गई और पराठे बनाने लग गई, सबके लिए खाना पकाया। तो एक अपनापन जो था वो एकदम बन गया। और मुझे अक्सर लगता है कि यही है हरियाणा, यही है हरियाणा की जनता, यही है आपकी संस्कृति, यही है आपके संस्कार।
और एक और बात बता देती हूँ कि उन 8 सालों में मेरे से एक चीज़ नहीं मांगी। कुछ भी मांग सकते थे, जब हमारी सरकार थी केंद्र में तो ठीक है, लेकिन सरकार न होते हुए भी कुछ भी मांग सकते थे, ये नौकरी दिलवा दो, एक काम करा दो। कुछ नहीं मांगा आज तक मेरे से, सिर्फ मुझे प्रेम दिया है। और मैं समझती हूँ हमेशा कि जो आपका प्रदेश है और मेरा परिवार है, उसके बीच जो रिश्ता रहा है, उसी का प्रतीक ये मेरा एक छोटा सा रिश्ता जो इस एक परिवार के साथ है वो है। एक और बात बताती हूँ, मेरी बच्ची फिर हरियाणा के लिए खेली और उसके साथ 10 और लड़कियां थीं जो उसकी टीम में थीं। यहाँ से दूर जाना था पौंडीचेरी, चेन्नई से भी आगे, मद्रास से भी आगे। वो लड़कियां गई, मैं भी साथ साथ चली गई। मैंने कहा मम्मी हूँ, जाना चाहिए। बाकी एक और लड़की थी जिसकी माताजी साथ में थी। बाकी सारी जो लड़कियां थी गांव की लड़कियां थी, खूब मेहनत करके आगे बढ़ी थी। उनके माता पिता नहीं आए उनके साथ। वो वहाँ पे 4-5 जो टूर्नामेंट थी उसके लिए उन्होंने संघर्ष किया। बहुत गर्मी थी उस समय, मेरे ख्याल से 44-45 डिग्री की गर्मी थी। और जो मेरी बेटी की टीम की कैप्टन थी उसका नाम रितिका था। छोटी सी लड़की थी, विनेश की तरह, तुम्हारी तरह छोटे बाल थे उसके। 102 बुखार था उस लड़की को, लेकिन वो खेलती रही, रुकी नहीं। डांट खाई उसने अपने कोच से। टीम को जिताने के लिए उसने इतना परिश्रम किया। मेरी बेटी घर आके मुझे कहती है, माँ 102 बुखार था उसको, अगर मुझे बुखार होता तो तुम घर ले आती, बोलती कि ले जाओ अभी नहीं खेलना है। वो अकेली थी, वो लड़ी, संघर्ष किया उसने। हमारी पूरी टीम उसके साथ खड़ी थी, लेकिन वो अकेली लड़की 102 बुखार लेकर वो खेलती रही, वो रुकी नहीं। तो मैं समझती हूं कि हर लड़की, हरियाणा की हर लड़की के दिल में ये आग है। हर बेटी ने संघर्ष किया है अपने अपने तरह से। आप सब बड़ा करते हो, पालते हो, पोसते हो, किसी कैंप में भेजते हो, स्पोर्ट्स के लिए भेजते हो, आगे बढ़ाने के लिए आप संघर्ष करते हो, भरोसे के साथ भेजते हो। मैंने भी जब जब अपने बच्चों को भेजा है, चाहे स्कूल में, पाठशाला में, कोचिंग कैंप में, तो कुछ भरोसा होता है अध्यापकों पे, कोच पे, आगे जो संस्था है उस पे भरोसा होता है कि चलो हम भेज रहे हैं अपने बच्चों को, आप कम से कम हमारे बच्चों की हिफाजत कर लोगे। बच्चा भी देश के लिए, प्रदेश के लिए लड़ रहा है, संघर्ष कर रहा है, खेल रहा है। पूरे देश को गर्व होगा अगर जीतेगा, तो उसकी हिफाजत करिए। यही उम्मीद रखते हैं माँ बाप, है ना। माताएं बैठी हैं बहुत, यही उम्मीद रखती हैं आप। विनेश के साथ भी ऐसा ही हुआ कि उसके माँ बाप ने भी पूरे भरोसे के साथ उसको भेजा, संघर्ष किया, लड़ी, ओलंपिक्स तक पहुंच गई और उसका संघर्ष का फल भी उसे मिला, मेडल मिला। पूरे देश को गर्व महसूस हुआ, पूरा देश खुश हुआ, सबने कहा हमारी बेटी है। जीत के समय आई, प्रधानमंत्री जी ने घर बुलाया, चाय पिलाई, फोटो खिंचवाई। भाजपा के तमाम नेता, सारे जितने भी भाजपा के लोग थे, सबने कहा कि देखो मोदी जी हैं तभी मेडल जीत रहा है भारत। पूरी मीडिया ने भी कहा, सब खुश थे, सबको गर्व था। हम लोगों ने देखा नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सी पार्टी नहीं है, हमारे देश के लिए कोई मेडल लाया है। और इतना संघर्ष करके हमारी लड़कियां, हमारी बहनें गई हैं, हम सबको गर्व महसूस हुआ। लेकिन फिर क्या हुआ? वो भरोसा तोड़ा गया। वो भरोसा जिसके साथ विनेश के माँ बाप ने उसको भेजा होगा, वो भरोसा जो विनेश के दिल में था अपनी सरकार के प्रति, अपने ओलंपिक्स के एसोसिएशन के प्रति,
जिसके साथ वो इतनी दूर किसी और देश में जा रही थी अकेले, वो भरोसा टूटा। और क्यों टूटा? क्यों टूटा? क्योंकि विनेश और उसके साथियों के साथ अन्याय किया गया। और जब विनेश ने अन्याय देखा तो वो खड़ी हो गई। और ये भी हरियाणा का स्वभाव है, ये आपका स्वभाव है, ये आपकी संस्कृति है, ये आपकी परंपरा है। आपने अपने बच्चों को इसी परंपरा के तहत बड़ा किया है। दीपेंद्र जी ने कहा, और आप सब जानते हैं, यहीं पे कुरुक्षेत्र की भूमि में, हरियाणा में भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता का प्रवचन दिया। और क्या कहा था उस समय कि जब जब अन्याय होगा, जब जब इस दुनिया में अन्याय होगा, तो सच्चाई और न्याय की आवाज उठेगी। मैं प्रकट होऊंगा, भगवान प्रकट होंगे और अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे। ये आपकी परंपरा है। तो जब हम विनेश की बात करते हैं, सिर्फ विनेश का संघर्ष नहीं था, ये सिर्फ एक महिला का संघर्ष नहीं था, ये आप सबका संघर्ष है, ये आप सबकी लड़ाई है। जब इनके साथ अन्याय होता है, आप सबके साथ अन्याय होता है, आप सबका भरोसा टूटता है, आप सबके साथ विश्वासघात होता है। और आपकी परंपरा रही है, भगवत गीता की सीख से ही महात्मा गांधी जी ने हमारा स्वतंत्रता संग्राम चलाया। आज उनका जन्म दिवस है। आज अगर हम उनको याद करते हैं तो हमें एक बात याद आती है, सत्यमेव जयते, अहिंसा, सत्य। और कहाँ से मिली उनको ये बातें? भगवत गीता से मिली, भगवान श्री कृष्ण के प्रवचन से मिली, उनके संदेश से मिली। अभी नवरात्रि शुरू हो रहे हैं, दशहरे पे हम किस चीज की विजय मना रहे हैं? न्याय की विजय मनाने जाएंगे। अन्याय के खिलाफ न्याय की विजय, असत्य के खिलाफ सत्य की विजय मनाने जा रहे हैं। तो ये हमारी महान धार्मिक परंपरा है, और खास तौर से यहाँ आपकी धरती की। और आज आपके साथ हर स्तर पर विश्वासघात हो रहा है, हर स्तर पर अन्याय हो रहा है। मैंने कहा, किसानों की धरती है, जवानों की धरती है, पहलवानों की धरती है। किसानों के साथ कितना अन्याय हुआ। 3 काले कानून लाने वाले मोदी जी अपने घर से तब 5 मिनट के लिए बाहर नहीं आ पाए, जब आप महीनों से उनके दरवाजे के पास कुछ ही किलोमीटर दूर दिल्ली के बॉर्डर पे खड़े हुए उनसे न्याय मांग रहे थे। वो ऐसे कानून बनाने जा रहे थे जिससे आपके पेटों पे लात पड़ती। उनको मालूम था कि इन कानूनों से सिर्फ बड़े बड़े उद्योगपतियों का फायदा होगा, किसानों का कोई फायदा नहीं होने वाला है। फिर भी वो पीछे हटे नहीं। आपने संघर्ष किया, बैठे रहे महीनों के लिए, आप पे लठ चलाया गया, आपको मारा पीटा गया, 750 किसान शहीद हुए। ये हिले नहीं। हिले तब जब उत्तर प्रदेश का विधानसभा का चुनाव आया, जिसका जिक्र आपने किया दीपेंद्र जी। जब चुनाव आया तब हिले। तब इनको लगा कि अब चुनाव में मुश्किल हो जाएगी, ये 3 काले कानून हम वापस ले लेते हैं। तो किसानों के साथ इन्होंने सरासर अन्याय किया। एमएसपी की बात करते हैं और फिर उन उपजों पर एमएसपी देते हैं जो आप यहाँ पे उगाते ही नहीं हैं। कहते हैं हमने 24 ऐसी चीजें हैं जिन पे 24 फसल हैं जिन पे हमने एमएसपी दिया है, उसमें से 10 तो आप उगाते ही नहीं हैं यहाँ हरियाणा में। तो किसको बेवकूफ बना रहे हैं? पूरा देश देख रहा है, देश की जनता देख रही है। आपने कहा कि रोजगार के मामले में हरियाणा सबसे पीछे है। रोजगार बनाएंगे कहां, जब इन्होंने सब अडानी और अंबानी को दे दिया है? सारी चीजें जो है, सारी जमीन, सारे उद्योग, सारे बंदरगाह, सारे हवाई अड्डे, सब कुछ बड़े बड़े उद्योगपतियों को दे दिया है। तो रोजगार बनेंगे कहां से? जो आपके छोटे मोटे बिजनेस होते थे, जहां से रोजगार बनते थे, जो खेती किसानी थी,
वहां से आज रोजगार नहीं बन सकते हैं। तो ये रोजगार देने का काम कर ही नहीं सकते, क्योंकि इनकी नीतियां ही इसके खिलाफ हैं, आपके खिलाफ हैं। इसीलिए अग्निवीर जैसी स्कीमें निकालते हैं, जिससे आप अपने बच्चों को, जब नौजवानों को आप सरहद पे भेजते हैं देश के लिए, शहीद होने के लिए, और उनको बताया जाता है कि अगर तुम शहीद हो जाओगे तो तुम्हारे माँ बाप को पेंशन नहीं मिलेगा। बताया जाता है कि जाओ 4 सालों के लिए सेना में भर्ती हो जाओ और 4 साल बाद वापस आ जाओ, फिर से बेरोजगार बनो और फिर से नौकरी ढूंढने निकलो। ये दिया है आपको मोदी जी ने। आपको ये एक फैमिली आईडी दे दी, पहचान पत्र जिसमें परिवार के हर सदस्य का नाम, हर सदस्य की आमदनी चाहिए इनको। मैं मिली थी कुछ लोगों से भैया के साथ 2 दिन पहले, वो बता रहे थे कि जब से ये आईडी आया है तब से मुसीबत ही मुसीबत है। सबकी आमदनी जोड़ दी है और कईयों की आमदनी नहीं है, वो उसमें झूठी आमदनी डाल के जोड़ दी और फिर कह दिया कि ना तुम्हारा बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ सकता है क्योंकि तुम्हारी तो आमदनी बहुत है, या कह दिया कि जो किसान को सुविधाएं मिलती हैं वो तुम्हें मिलेंगी नहीं क्योंकि तुम्हारी आमदनी बहुत है। तो इस तरह से आपको गुमराह करने का काम किया है। 10 साल हो गए, 10 सालों से सिर्फ और सिर्फ आप अन्याय देख रहे हो, नौजवानों के साथ, पहलवानों के साथ, किसानों के साथ, महिलाओं के साथ। तो बचता क्या है? भगवान ने कहा कि जब जब अन्याय होगा तो न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए आपके बीच उतरेंगे। लेकिन ये भगवान तो आपके दिल में भी तो है, यही भगवान आपके दिल में है, तो कब खड़े होगे इस अन्याय के खिलाफ? विनेश खड़ी हुई, बड़े बड़े नेताओं ने इसका साथ छोड़ दिया, मोदी जी ने नहीं बुलाया चाय पे, आए भी नहीं इनसे मिलने के लिए, बात करने के लिए, लेकिन इस देश की जनता खड़ी हो गई विनेश के साथ। आप खड़े हुए विनेश के साथ, क्योंकि आपके दिल में सच्चाई है, आपके दिल में भगवान है। तो अब वो मौका आ गया है, फिर से वही कुरुक्षेत्र की लड़ाई, वही अंग्रेजी साम्राज्य के खिलाफ लड़ाई, कोई फर्क नहीं है। आज ये लड़ाई आपकी लड़ाई है, अन्याय के खिलाफ, असत्य के खिलाफ, दुष्टों के खिलाफ लड़ाई है। आपको खड़ा होना पड़ेगा, आपको अपने अंतर्मन में झांकना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मेरे प्रदेश के साथ, मेरे देश के साथ। ये नेता जो मंच पे आते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जब काम का समय आता है तो हमें देखते ही नहीं है। जब हमारे साथ अन्याय होता है तो हमें पूछते नहीं हैं। जब हम इनके दरवाजे तक पहुंचते हैं और सड़क पे बैठ के इनसे यही गुहार लगाते हैं कि हमारी बात सुन लीजिए, हमारे साथ अन्याय हो रहा है, हमें आपके कानून नहीं चाहिए, हमारी भलाई करिए, तब हमारी तरफ देखते तक नहीं है। किसान कुचले जाते हैं, इनके मंत्री के बेटे के द्वारा जीप के पहियों के नीचे कुचले जाते हैं, ये हिलते नहीं है, पलक नहीं झपकाते। तो क्या हो रहा है आपके साथ? सरकार बनाता कौन है? आप बनाते हैं। नेताओं को बनाता कौन है? आज चाहे दीपिंदर जी हो, चाहे मैं हूं, चाहे विनेश जी हो, क्या आपके बिना हम इस मंच पे बैठ सकते हैं? क्या अगर आपने हमारा समर्थन नहीं किया होता, हमें आगे नहीं बढ़ाया होता, हमें ये अपना कीमती वोट नहीं दिया होता, तो क्या हम यहां आकर नेतागिरी कर सकते हैं? तो आपको समझना पड़ेगा कि शक्ति आपकी है, बहनें आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। जिस तरह से बच्चों को बड़ा करते हो, पालते हो, पोसते हो, बच्चा गलत करता है उसको टोकते हो, बच्चा झूठ बोलेगा डांटोगी, बोलोगी कि क्या झूठ बोल रहे हो, थप्पड़ भी मार दोगी, कभी कभी टोकती हो। नेताओं को अब टोकने का समय आ गया है। ये भाजपा की पार्टी 10 सालों से यहां राज कर रही है, आपके लिए एक काम की चीज नहीं की है इन्होंने। जब जब आपको जरूरत पड़ी है पीछे हटे हैं। आपसे सिर्फ अपना स्वार्थ साधना है, खुद को आगे बढ़ाना है, यही इनको सूझता है। भ्रष्टाचार की बात करते हैं, मुझे हंसी आती है। मोदी जी कोई पुरानी चीजें, 10 साल पुरानी, पता नहीं क्या क्या बातें करते रहते हैं।
हंसी आती है मुझे। अरे इससे बड़ा भ्रष्टाचार क्या है कि देश के सारे उद्योग आपने अपने दो मित्रों को दे दिए। इससे बड़ा भ्रष्टाचार क्या हो सकता है कि आप ऐसे कानून लाने जा रहे थे जिससे इस देश का किसान पिस जाएगा, लेकिन आपके बड़े दो बड़े उद्योगपति मित्रों को सब कुछ मिल जाएगा, उन कानूनों का फायदा मिल जाएगा। वो उद्योगपति किसी किसान की जमीन हड़पना चाहे, लेना चाहे, तो किसान उसके खिलाफ कचहरी में लड़ ही नहीं सकता, ऐसा कानून था वो। डीएम के पास जाओ और डीएम सुलझाएगा तुम्हारा मामला। अगर तुम्हारी जमीन ले ली किसी बड़े उद्योगपति ने, ये कानून लाने जा रहे थे, आप समझ गए, आपने पहचाना, और क्योंकि आपने पहचाना, आपने संघर्ष किया। हमारे संविधान ने आपको सबसे बड़ी शक्ति दी है। सत्यमेव जयते कहने वाली बात नहीं थी, ये हमारे संविधान में गड़ी हुई है ये बात, समानता की बात, कि आप में, मेरी बहन जो यहाँ बैठी है, आप में वो खेती जिसने मुझे सिखाई दादू जी, आप में उतनी ही शक्ति है जितनी दीपेंद्र जी में है, जितनी मोदी जी में है, जितनी मेरे में है। ये संविधान ने शक्ति दी है आपको, ये वोट की शक्ति है, ये वो अधिकार है जिससे आप हम सबको बदल सकते हो, नया नेतृत्व ला सकते हो। आप चाहो तो अपने भविष्य को बदल सकते हो। आपका भविष्य आपके हाथों में है, इस बात को आप गहराई से समझ लीजिए। अभी चुनाव हुआ था कुछ महीनों पहले, आपने देखा कि इन नतीजों में क्या हुआ। लोग समझने लगे कि ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ये झूठ बोलते हैं, ये मंच पर आकर कुछ भी कह डालते हैं, लेकिन जब काम का समय होता है, जब न्याय का समय होता है, जब सच्चाई का समय होता है, तो ये दिखते तक नहीं है। तो ये बात आप भी समझ लीजिए। देखिए, आप अपने बच्चों को बड़ा करते हैं ताकि उनका भविष्य बने। माँ बाप खुश कब होते हैं? बच्चा नौकरी कर रहा है, कमा रहा है। हमें भी लगता है, बहन आपको भी लगता होगा, बड़ा होगा, आपकी देखभाल करेगा, आपका पालन पोषण करेगा। मतलब पालन पोषण नहीं, आपकी देखभाल करेगा, आपने पालन पोषण किया है उसका। तो आपको लगता होगा कि मैं किस लिए कर रही हूं इतना संघर्ष, महंगाई इतनी है, कुछ खरीद नहीं पा रही हूं, त्योहार आ रहा है, घर की लिपाई पुताई करनी है, घर को सजाना है, मेहमान आएंगे, खाना बनाना है, त्योहार मनाना है। घबराहट क्यों हो रही है? घबराहट क्यों हो रही है? खुशी के साथ साथ घबराहट हो रही है, क्योंकि महंगाई इतनी है। तो महंगाई, बेरोजगारी, अन्याय, ऐसे ऐसे कानून जिससे किसान की कमाई नहीं हो पा रही है। तो आप बदलाव लाएंगे कि नहीं लाएंगे? यहां की बेरोजगारी हटानी है कि नहीं हटानी है? ये लोग भ्रष्टाचार की बात करते हैं, तमाम स्कैम तो इन्हीं के हैं। यहां पे एक पूरी लिस्ट बनी हुई है, देखिए, डाडम और यमुना खनन घोटाले, शराब घोटाला, मेट्रो रूट घोटाला, अमृत योजना, सफाई घोटाला, रजिस्ट्री घोटाला, धान खरीद घोटाला, रोडवे स्कीम का घोटाला, HSSC घोटाला, 30 पेपर लीक। बच्चे बड़े होते हैं, पढ़ाई करते हैं, आप मेहनत करते हो पढ़ाने के लिए, बेचारा भर्ती का पेपर देने के लिए ट्यूशन करता है, ट्यूशन के लिए आप कर्ज लेते हो, ट्यूशन करता है, पेपर देता है, पेपर लीक हो जाता है, भविष्य खत्म। अब इंतजार करो, भर्ती नहीं निकलती। अब उसको लगता है कि भाई भर्ती निकल जाएगी, आज नहीं तो कल, 1 महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में, करते करते इंतजार करता है, भर्ती नहीं निकलती, बेरोजगार रहता है, कहीं और एप्लीकेशन नहीं देता, ये सोच के कि चलो मैंने पेपर कर लिया, कभी ना कभी तो निकलेगी। तो एकदम पूरी तरह से आपके भविष्य को बर्बाद करने का काम किया है, हर तरह से आपको पीस रखा है, आपको घेरा हुआ है। तो समय आ गया है, चुनाव है, चुनाव की गंभीरता को आप समझिए। कांग्रेस पार्टी इस चुनाव में आपको कह रही है, और आपको देखना चाहिए कि हमारे जहां जिन प्रदेशों में हमारी सरकार है, उनमें हम क्या क्या कर रहे हैं। बुजुर्गों को, दिव्यांगों को विधवा पेंशन
6,000 रुपए महीना हम दे रहे हैं। ये आपको हम कह रहे हैं कि हम हरियाणा में देने जा रहे हैं। मेरी बहनों को हर महीने 2,000 रुपए मिलेंगे सरकार से, क्योंकि बहनें, आपकी मेहनत को कोई पहचान नहीं रहा है। आपकी मेहनत को कोई पहचान नहीं रहा है। आप खेती में भी मेहनत करेंगी, जॉब भी करेंगी, ऑफिस में काम भी करेंगी, तब भी आप घर पे आकर मेहनत करती हैं। तब भी घर पे खाना आप पकाएंगी, बच्चों का देखभाल आप करेंगी, परिवार के सब सदस्यों का देखभाल करेंगी। जब तक सब सोएंगे नहीं तब तक आप नहीं सोगी, है कि नहीं? कोई पहचानता है इस मेहनत को? हम कह रहे हैं, हम पहचानते हैं। आपको हर महीने 2,000 रुपए दिए जाएंगे इस मेहनत के लिए, ताकि आप कम से कम अपने पैरों पे, आप थोड़ा सा अपना पैसा रख सकते हैं, अपने पैरों पे अपनी तरह से खड़े हो सकते हैं। आज गैस का सिलेंडर इतना महंगा है, आप खरीद नहीं पाते। कांग्रेस पार्टी कह रही है गैस के सिलेंडर को 500 रुपए में आपको दिया जाएगा, मतलब आप 500 रुपए में उसको खरीद पाएंगे। जो 2 लाख पद खाली हैं, 10 सालों से भाजपा की सरकार ने खाली रखे हैं, उनको भरने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। भैया के साथ 2 दिन पहले मैं हरियाणा में ही कुछ लोगों से मिली, ट्रक चलाते हैं वो। मैंने उनसे पूछा कि अगर आपको एक स्कीम आपके लिए निकालनी होती जिससे आपका फायदा होता, वो कैसी स्कीम होती, कौन सी स्कीम होती? उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य बीमा की स्कीम होनी चाहिए। एक ने कहा मैं राजस्थानी हूं, जब अशोक जी और कांग्रेस की सरकार थी राजस्थान में, तो मैंने अपनी माताजी का इलाज, 80,000 रुपए का इलाज, किडनी का की समस्या थी, मैंने उनका इलाज मुफ्त में कराया। ऐसी स्कीम यहाँ हरियाणा में भी लाओ। तो आज मैं आपको कहना चाहती हूँ कि 25 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज सरकार आपका कराएगी, चाहे कुछ भी आपकी बीमारी हो। राजस्थान में कैंसर के पेशेंट, हार्ट के पेशेंटों का इलाज हुआ, मैं मिली उनसे, इतने खुश थे और हम भी खुश थे कि भाई हमने भी अपनी जिम्मेदारी निभाई। ये जो सारा पैसा आपसे लूटा जाता है दिन रात, जो भाजपा की सरकार, मोदी जी की सरकार, अडानी अंबानी जी की सरकार जो आपसे रोज लूट रही है, ये पैसा वापस आपकी जेब में आना चाहिए, वापस आपको मिलना चाहिए। कैसे? इन्हीं स्कीमों के द्वारा। ये 25 लाख का मुफ्त इलाज, ये बीमा, ये जो 2-2 हजार रुपए महिलाओं को मिलेंगे, जो बुजुर्गों और दिव्यांगों को और विधवाओं को 6,000 रुपए का पेंशन मिलेगा, जो शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाएं मुफ्त में मिलेंगी हरियाणा में अगर कांग्रेस पार्टी आएगी, 300 यूनिट बिजली मुफ्त में मिलेगी, गरीब परिवारों को 100 गज का प्लॉट और 2 कमरे का मकान जो मिलेगा, ये सब आप ही के पैसों से, जो आज आपसे लूटे जा रहे हैं, बड़े बड़े उद्योगपतियों को दिए जा रहे हैं, उन पैसों से आएगा ये पैसा, क्योंकि ये आपका पैसा है, आपकी जेब में जाना चाहिए। मैंने एमएसपी की बात की, इसकी गारंटी दे रहे हैं हम, गारंटी दे रहे हैं कि आपको मिलेगी। हम पीछे हटने वाले लोग नहीं हैं, हम लड़ने वाले लोग हैं। हम आपके लिए सड़कों पे उतरे हैं, हमने संघर्ष किया है, चाहे दीपिंदर जी हो, चाहे विनेश जी हो, हम सब ने आपके लिए संघर्ष किया है और करते रहेंगे। हम सब आपके लिए दिन रात समर्पित रहेंगे। आप याद रखिए कि कौन आपके लिए खड़ा रहता है और कौन आपके लिए सच्चाई से काम करना चाहता है। मैं दावे के साथ ये कह सकती हूँ कि विनेश उनमें से है, क्योंकि जब हमने राजनीति में आने की बात की तो इन्होंने मुझसे ये नहीं कहा कि मुझे शान चाहिए, शोहरत चाहिए, मुझे सत्ता चाहिए, ये नहीं कहा। हिचकिचा रही थी, सोच रही थी कि करना चाहिए कि नहीं। फिर मेरे से कहा, दीदी सच बताओ, मुझे गलत बात मत बताओ। राजनीति में आने से क्या जो ये मेरी न्याय की लड़ाई है हरियाणा की लड़कियों के लिए, हरियाणा की मेरी बहनों के लिए, इसको मजबूती मिलेगी कि नहीं?
अगर मजबूती मिलेगी तभी मैं राजनीति में आऊंगी, ये बोला है। मैंने बोला विनेश मिलेगी, मजबूती मिलेगी, तुम्हें मिलेगी, तुम्हारी बहनों को मिलेगी, हरियाणा की एक एक लड़की को मिलेगी। और मैं अपनी बहनों से कहना चाहती हूँ, माताओं से कहना चाहती हूँ, हरियाणा की एक एक नौजवान लड़की से कहना चाहती हूँ, खड़े हो जाओ विनेश के साथ, खड़े हो जाओ इनके साथ। हिम्मत है इस लड़की में। इसने कहा कि ये टूट गई थी, लेकिन मैं जानती हूं ये टूटी नहीं, ये टूटी नहीं। इसको लग रहा था कि टूट जाएगी, लेकिन तब भी खड़ी हुई, ओलंपिक्स में गई, हराया, जापानी गोल्ड मेडलिस्ट को हराया। मैं और मेरी बेटी टीवी पे देख रहे थे, कूदने लग गए हम दोनों कि देखो हमारे देश के लिए क्या किया है, देखो इसके साथ कितना अन्याय हुआ। मोदी जी की पुलिस ने इसके बाल खींचे, इसको घसीटा, सड़क पे मारा, पीटा, लेकिन देखो तब भी झुकी नहीं, पीछे हटी नहीं, लड़ती रही, टूटी नहीं। ओलंपिक्स में गई और लड़ी हमारे लिए, और पूरा देश आज विनेश के साथ है, क्योंकि ये देश ही ऐसा देश है। इस देश का स्वभाव है कि ये देश सच्चाई को पहचानता है, सत्य को पहचानता है, न्याय चाहता है, और हमेशा यही लड़ाई इस देश के वासियों ने लड़ी है। तो आज इस चुनाव में मैं सिर्फ ये कहने आई हूं, अपनी लड़ाई लड़ो, हम सब साथ में लड़ेंगे। एक नई सरकार लाओ, भाजपा के एक एक नेता को दिखाओ कि ये असत्य, ये लूट, ये भ्रष्टाचार, ये सब नहीं चलेगा। आपको एक सरकार चाहिए जो आपके लिए दिन रात काम करके दिखाए। यही आपका संवैधानिक अधिकार है। इसीलिए महात्मा गांधी जी लड़े, शास्त्री जी लड़े, इसीलिए आज भी कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। अगर मेरे भाई राहुल गांधी के साथ अन्याय नहीं होता, अगर उसने संघर्ष नहीं किया होता, अगर मेरे पिता की लाश वो घर नहीं लाता, तब उसमें ये हिम्मत नहीं होती कि वो 8000 किलोमीटर इस देश की एकता के लिए चलता। अगर विनेश के साथ अन्याय नहीं होता, तब शायद उसमें इतनी हिम्मत नहीं होती जितनी आज है। आपके साथ भी अन्याय हो रहा है, हिम्मत बनाओ, लड़ो, बदलो इस सरकार को, हटा दो इस भाजपा को। कांग्रेस की लहर आपके सम्मान की लहर है, पूरे हरियाणा में ये लहर छा गई है। वोटिंग के दिन कांग्रेस पार्टी को मजबूत बनाकर, विनेश को अपना वोट देकर आप अपने भविष्य को मजबूत बना रहे हो। आप सबने बहुत ध्यान से मेरी बातों को सुना, कुछ लंबा भी बोली मैं, तो आपको घर भी जाना पड़ेगा, अभी काफी समय से बैठी हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और नवरात्रि के लिए, दशहरे के लिए मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद।